Okay, Assalamu alaikum to class. I hope you all are doing well. Hope you are doing well. आज हमारे सेकेंड थर्ड बल्कि थर्ड पास्ट पेपर सेशन के अंदर आप सबको होपफुली कि आपके पेपर्स अच्छे जा रहे होंगे और साथ ही साथ तैयारियां भी उसी तरीके से जारी होंगी जैसा कि हमने की हैं या करने लगे हैं। आज जो सवाल हम सॉल्व करने लगे हैं इट इज़ मई जून 2024 कंपोनेंट 101 पेपर 1 का, क्योंकि अक्सर बच्चों की रिक्वेस्ट ये आती है कि सर टिप्स ट्रिक्स आपके पास क्या है कि हम पेपर में मैक्सिमम मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो बेसिकली पास पेपर सेशन इज ऑलवेज हेल्पिंग द स्टूडेंट टू स्कोर मैक्सिमम पास कि आपकी ज़्यादा चीज़ें क्या। लेट्स बिगिन विद दिस थिंग्स। और हमारे पास द क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी बट यस द स्टूडेंट डिड द मिस्टेक इन द पेपर। विच टाइप ऑफ द मिस्टेक दे डिड नॉट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली and you have to be more focused on the question, what the question is all about, उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। जैसे कि मेंशन है कि a student has a portable tablet computer and the part 1 is identify two input devices that could be built in into the portable tablet computer. The things which you have to focus over here is like कि आपका सवाल के अंदर उसने आपको रेफरेंस किस चीज़ का दिया है। The reference is all about like portable tablet computer. Whenever we talk about portable computer tablet, it's all about कि आपने जो जवाब देना है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएटली देना है। वैसे तो आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, पता है या पता होंगी, बट यहाँ पर उसने डायरेक्टली आपसे पूछा है कि भाई दो इनपुट डिवाइसेस आप बताओ जो कि पोर्टेबल टैबलेट कंप्यूटर के अंदर है। मतलब पोर्टेबल डिवाइसेस आपके पास है जिसको हम टैबलेट कह रहे हैं, ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस के आप समझ सकते हो, जो आपका आईपैड्स वगैरह होते हैं, ये उनके बारे में बात हो रही है। तो वहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट चीज़ें आपके पास हैं वो कह रहे हैं उनके दो नाम आप बताओ। जैसे कि जब हम टैबलेट की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आती है टच स्क्रीन, ठीक है। टच स्क्रीन के साथ आपके पास जैसे कि अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं और जो पोर्ट हमारे पास इस्तेमाल या पोर्टेबल डिवाइस हमारे पास है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा माइक्रोफोन। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पर माइक्रोफोन। अब अक्सर सवाल आते हैं कि सर वो बोलते हैं कि अगर हमने माउस लिख दिया, हमने सेंसर्स लिख दिया तो क्या जवाब हमारा गलत होगा? नहीं, क्योंकि वो भी क्या है हमारी डिवाइसेस में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके पास जो वर्ड है या जो हम डायरेक्टली बात करें तो सबसे पहले एक टैबलेट, जो कंप्यूटर टैबलेट है वो विदाउट टच स्क्रीन आपका काम नहीं कर सकता। आपने कॉलिंग करनी है, आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो माइक्रोफोन आपके पास है, आप सेंसर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेंसर्स आपके पास आ गए, आपने फिर यहाँ पर बात कर दिया कि आपके पास जो है वो एक और डिवाइस आपके माउस आपने कनेक्ट कर दिया तो ठीक है। बट यहाँ पर फोकस रखना है, इसने पोर्टेबल की बात की, जैसे स्कैनर किसी ने लिख दिया तो वो इनपुट डिवाइस तो है बट पोर्टेबल के अंदर बिल्ट इन नहीं होता। यहाँ पर जो इसने बात करी ना बिल्ट इन, कि उसमें फिक्स जो चीज़ें आपके पास हैं वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती, ठीक है। एक चीज़ आप और मेंशन कर सकते हो, जब सेंसर्स की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई या तो आप यहाँ पे बात कर दो कि एक्सेलेरोमीटर जो हमारे पास होता है जो कि लैंडस्केप और पोर्ट्रेट को हेल्प आउट करता है सेंसर, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो भाई कैमरा, ये भी क्या होता है हमारे पास इनबिल्ट इन होता है। तो ये मल्टीपल ऑप्शन है बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आपके पास रहता है टच स्क्रीन एंड माइक्रोफोन। सो 2 नंबर का सवाल है, एक एक पॉइंट आपको दोनों में एक एक डिवाइस का नाम मेंशन करना है। Identify one output device that could be built into the portable device. Again, built into, उसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर आ सकते हैं, आप ये बोल सकते हो भाई एलईडी स्क्रीन, ठीक है। कोई बोल सकता है सर दूसरी आपके पास है ओलेड है। तो अब आपको तो नहीं पता कौन सा पोर्टेबल है, तो स्क्रीन इट्स इनफ कि आप ठीक है आप स्क्रीन की बात कर सकते हो। और ज़्यादा अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास इसके अंदर जो इनबिल्ट इन सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है तो आप अपने टैबलेट से कोई भी आवाज़ सुन नहीं सकते। इन अदर वर्ड वी कैन से स्क्रीन्स, ठीक है। तो आपके पास स्क्रीन आ गया, ओलेड भी हो सकती है आपके पास, एलईडी भी हो सकती है, तो स्क्रीन से आपका काम वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि कंटिन्यू क्वेश्चन आपके पास है तो तीसरा पार्ट इसमें लिखा हुआ है कि भाई आइडेंटिफाई वन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस दैट कुड बी बिल्ड इनटू द पोर्टेबल स्टोरेज। अब ऑलरेडी बिल्ड इन है तो जब कभी भी हम स्टोरेज को डिफाइन करते हैं और हम बात करते हैं हमारे पोर्टेबल डिवाइसेस की
यहाँ हम उन डिवाइसेस की बात करते हैं जिसमें जगह जो बहुत कॉम्पैक्ट होती है, मतलब जगह कम है उनके पास, हमें बहुत कॉम्पैक्ट साइज में बनाना है, स्लिम भी होनी चाहिए। तो वहाँ पर क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएटली जो आंसर हमारे पास आता है वो आता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्योंकि आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव की हम बात करें, या फिर हम दूसरे अल्फाजों में यहाँ पे बात करते हैं फ्लैश मेमोरी की, दोनों ही एक्सेप्टेबल है हमारे पास यहाँ पर। क्योंकि टैबलेट है, पोर्टेबल है, तो इसमें हार्ड ड्राइव तो लगने से, क्योंकि हार्ड ड्राइव का साइज़ बड़ा होता है मूविंग पार्ट की वजह से। बट SSD क्या होती है, छोटी चिप होती है, आपका स्टोरेज ऑन चिप होता है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर पास ऑन हो रहे होते हैं। तो आपके पास पोर्टेबल के अंदर सबसे बेस्ट जो चिप स्टोरेज इस्तेमाल की जाती है वो आपकी SSD है, जिसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब अक्सर बच्चे सवाल ये करते हैं, जैसे मैंने भी यहाँ पर आंसर लिखे, क्या पेपर में हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं? नहीं, यू हैव टू इधर राइट टच स्क्रीन और एक्सेलेरोमीटर, या टच स्क्रीन एक्सेलेरोमीटर, वन ऑप्शन फॉर वन डिवाइस ओनली। आप स्लैश करके अपना ऑप्शन नहीं दे सकते, आप गलती का चांस इसमें ना लें, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कलर कोड कैन रिप्रेजेंट एज अ हेक्साडेसिमल। कि भाई HTML के अंदर हमारे पास हेक्साडेसिमल यूज होता है जो कलर कोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। टिक वन बॉक्स टू शो विच स्टेटमेंट अबाउट हेक्साडेसिमल नंबर इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट पूरी पढ़ना बहुत जरूरी है। दैट मेंशन ओवर हियर इज इनकरेक्ट बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट रेडिड द फर्स्ट पार्ट कि भाई हेक्साडेसिमल में कलर कोड इस्तेमाल, ये कलर कोड में हेक्साडेसिमल इस्तेमाल हो रहा है, और टिक वन बॉक्स टू शो स्टेटमेंट अबाउट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अगर आपने ये आखिरी वाला पार्ट नहीं पढ़ा तो आपकी मिस्टेक कंफर्म है। तो व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर? तो वेन एवर वी टॉक अबाउट दिस, देन द राइट आंसर इज ऑल अबाउट कि हमारे पास जो भी हमारे पास डेटा चल रहा है, ठीक है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास है वो है सी। क्यों? देखो, इट यूजेस वैल्यू 0 to 9 एंड A to F, इट्स अ करेक्ट वैल्यू। इट कैन बी यूज एज अ शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट एरर कोड्स, ऑप्शन नंबर डी ये भी करेक्ट है। इट हैज़ अ बेस 16, जो कि गलत है क्योंकि इसकी बेस क्या होती है, सॉरी बेस क्या होती है 10, सॉरी 16 होती है, और यहाँ मेंशन है 10। तो आपने यहाँ पर लगाना है टिक, क्योंकि इसने क्वेश्चन में मेंशन किया है टिक। अगर आप यहाँ पर हीरो बनते हैं और यहाँ पर आके आप मेंशन करते हो, अक्सर जो होते हैं हम ओवर स्मार्ट आ जाते हैं और हमने यहाँ पे लिख दिया भाई क्रॉस क्रॉस क्रॉस, या फिर हमें इस तरीके से मेंशन कर देते हैं। अक्सर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो ये कर देते हैं। भाई आपने बाकी को क्रॉस करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने आपको क्रॉस का बोला ही नहीं, उसने बोला भाई टिक करो आपका सही जवाब क्या है। तो सही जवाब आपके पास है दिस, तो दैट इज अ करेक्ट वन, ठीक है। पार्ट बी, वी हैव टू कन्वर्ट द डेनरी वैल्यूज। लेट्स स्टार्ट। 20, 32, 165 नंबर के हैं। वर्किंग की जगह नीचे दी गई है, इसका मतलब वर्किंग आपने यहाँ मेंशन करनी है, रफ में या कहीं पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग विद द 21, thus the best way to convert denary into hexadecimal is like our LCM method. So first we can start for 20. 16 one time, 16, remainder is 4. So your first answer is 1 4. So 1 4 हमारा पहला आंसर आ गया। 32, then we have to divide with the LCM 16. 16 twos are 32 and remainder 0. So our answer is 2 0. And the third one is 165. 16 10 times 160, रिमाइंडर क्या बचा 5। अच्छा, अगर यहाँ पर किसी को एलसीएम निकालना नहीं आता तो डोंट वरी, ये हमने डिवीजन किया है यहाँ पर कि अगर हमारे पास 20 है तो 16 का टेबल में 20 कितने वन और 16 रिमाइंडर क्या बचा 4। तो यहाँ पे जिस वैल्यू से सॉल्व होता है तो वो आपके पास पहले आती है, और जो रिमाइंडर है वो डैश के बाद सेकेंड आता है। अब जब हम आंसर लिखते हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते, जैसे 1 4 हमने 1 4 लिखा। यहाँ पे हमारा आंसर जब तक सॉल्व होगा जब तक वैल्यू जो ये आपकी जो वैल्यू जो है वो 16 से छोटी नहीं होती। लाइक अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाले इसमें हमारे पास क्या है 165। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है 165 और 10 का क्या होता है 160, रिमाइंडर क्या बचा 5। तो सी आपका 10 यहाँ पर आ गया और 5 यहाँ पर एज अ रिमाइंडर आ गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 10 5 मीन्स A 5।
क्योंकि 10 हेक्साडेसिमल में इक्वल टू होता है ए के, तो आपका आंसर आ गया A5. गॉट इट? Furthermore, moving forward to the other question. Now over here it says the binary number 10 then 11 is stored in a random memory access, RAM के अंदर स्टोर हुआ है. A logical shift 3 places is performed on the binary number. कि भाई आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू है वो कितनी हुई है, 3 प्लेसेस लेफ्ट हुई है. ठीक है, आपके पास लेफ्ट का मतलब कि वैल्यूज आपके पास लिखी हुई थी 1 1 0 0 0 1 0 1. अब इसकी जो मूवमेंट है वो आपके पास कहाँ आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आ रही है. तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जब आ रही है तो आपके पास अगर हम बॉक्सेस की बात करें कि हमारे पास यहाँ पे आंसर अगर है 8 बॉक्सेस के अंदर, तब आपकी वैल्यू कहाँ आएगी, ये 8 बॉक्सेस हैं, तो आपके पास थर्ड वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई, क्योंकि 3 वैल्यू आपकी क्या हो गई, एक्सक्लूड हो गई. सो जो शुरू की 3 वैल्यू आपके पास रह गई उसमें क्या आ जाएगा, 0 0 0 1 1 0 0 0. बिल्कुल बेटा ऐसे ही कि जब आपका 1 हो जाएगा तो आपका डेटा करप्ट है, बट यहाँ पे बात नहीं कर रहा. उसने क्या बोला, आपने करना क्या, गिव द बाइनरी 8 बिट बाइनरी. ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो उसने बहुत फोकस किया, 8 बिट बाइनरी करना है. नंबर दैट विल बी स्टोर्ड आफ्टर द शिफ्टिंग, तो जो भी शिफ्टिंग हुई है उसके बाद जो नंबर आपका यहाँ पर स्टोर हो रहा है वो आपने यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन करना है. जैसे हमने कहा था कि भाई हमारा आंसर ऑलरेडी 3 मूवमेंट के ऊपर आ गया, तो ये 3 एरियाज आपके क्या हो गए, वो एक्सक्लूड हो गए. तो आपका आंसर है 0 0 0 1 1. ठीक है, देन अगेन आपके 3 टाइम्स 0. यहाँ पर इसने कोई कमेंट करने की बात नहीं की है, किसी भी किस्म को प्रूफ करने की बात नहीं करी है. ठीक है, यहाँ पर उसने डायरेक्टली बताया कि भाई आपका लॉजिकल शिफ्ट अप्लाई होता है तो उसके बाद आपकी बाइनरी वैल्यू हमें बताओ. पार्ट बी, टिक 1 बॉक्स. ठीक है, अगेन क्योंकि 1 वर्ड है इसमें आपने मिस्टेक्स नहीं करनी है. 1 वर्ड आपके पास आ गया. ठीक है, बॉक्स के अंदर हम बात करें कि भाई हमारे पास बॉक्स की जो चीज़ें चल रही हैं, हम उन बॉक्स को लेकर चलते हैं कि हमारा बॉक्स किस तरीके से काम कर रहा है. ठीक है, सो अब यहाँ पे सवाल आपके पास आया है कि 1 बॉक्स टू शो विच स्टेटमेंट अबाउट अ लॉजिकल शिफ्ट और 2 प्लेसेस इज करेक्ट. ठीक है, अब आपके पास इसने क्या बात की है, लेफ्ट शिफ्ट जो भी कितनी है, 2 प्लेसेस. इसमें नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि बोलते हैं भाई जब लेफ्ट शिफ्ट है तो मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो मोस्टली स्टूडेंट ने सेलेक्ट क्या किया, आपका आंसर बी को सेलेक्ट किया यहाँ पर. ठीक है, उन्होंने बोला भाई इट वुड बी मल्टीप्लाई बाय द बाइनरी नंबर 2. अगर नॉर्मली लॉजिकल शिफ्ट की बात की जाए, ठीक है, अगर यहाँ से सिर्फ इस एरिया की बात की जाए तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है. बट यहाँ पर इसने एक चीज़ हाईलाइट करके आपको बताई है, 2 प्लेसेस. तो जब कभी भी हम 2 प्लेसेस की बात करते हैं तो हमारे पास है इसका जो फार्मूला 2 की पावर n. 2 की पावर n का मतलब होता है नंबर ऑफ शिफ्ट्स, कि आपके पास यहाँ पर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ शिफ्ट्स. तो 2 पावर n और नंबर ऑफ शिफ्ट्स यहाँ पर कितनी है, 2. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 पावर 2 इक्वल टू 4. तो अब हमारे पास जैसे जब भी जिनकी हम मल्टीप्लाई बाय 4 की बात करें तो जहाँ पे 2 जगह पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है. पार्ट नंबर सी में बोल रहा है कि इट वुड डिवाइड द बाइनरी नंबर बाय 4. लेफ्ट शिफ्ट पे तो कभी भी डिवाइड नहीं होगा. राइट शिफ्ट की हम बात करें, इट वुड बी मल्टीप्लाई द बाइनरी नंबर बाय 4. तो इसका मतलब है हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 4 है. तो जिन जिन के जहन में ये बात चल रही थी कि इसका करेक्ट आंसर बी है, तो नाउ यू कैन सी द जस्टिफिकेशन कि आपने क्यों इसको पार्ट डी को सही किया, क्योंकि इसने यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई 2 प्लेसेस इज करेक्ट. कि इसका मतलब है 2 की पावर 2 इक्वल टू 4. तो भाई इट वुड मल्टीप्लाई बाय बाइनरी नंबर 4, कि जो भी आपका डेटा आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करेगा, बाइनरी नंबर 4 से करेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बाइनरी नंबर जो गिवन है हमारे पास कैन बी स्टोर एज अ 2 कॉम्प्लीमेंट्स इंटीजर. 2 कॉम्प्लीमेंट्स इंटीजर्स आ गई आपके पास. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आ रही है. कॉम्प्लीमेंट्स की जब भी बात की जाएगी तो वो 2 हिस्सों में आपके पास जाएगी. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. एक आपके पास होती है पॉजिटिव
एक हमारे पास है नेगेटिव, ठीक है। कन्वर्ट द टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर 101 00011, क्योंकि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो इसमें लीस्ट वैल्यू जो होती है, लास्ट आपकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और इसमें क्या होती है आपकी लास्ट वैल्यू 1 होती है। क्योंकि इससे बहुत लंबी आपको दी हुई है तो वर्किंग हमें यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास स्टार्ट होने की होती है, हम उसको या तो आप पहले नंबर लिख लें या फिर आप उसको सॉल्व करने आ जाए। हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है 1 1 0 1 0 0 0 1 एंड 1। अब जब कभी भी हम इसको सॉल्यूशन की बात करते हैं हमारे पास है 1 2 4 8 16 32 64 एंड -128, क्योंकि ये लॉजिक जो है माइनस आखिरी वाली जो मैंने बताया ना कि आपकी लास्ट वैल्यू कैसे पता चलेंगी, माइनस और प्लस, तो आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आ रही होती है। इसको मजीद आप सॉल्व करने के लिए जाते हो तो यहाँ पे आपका आंसर बनता है -128 प्लस 32 प्लस 2 प्लस 1, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब आप इनको सॉल्व करने जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 128 इंटू 128, सॉरी 128 इंटू 1 128, 64 इंटू 0 0, 32 डायरेक्ट आ गया आपके पास, बाकी सारे 0 हो गए, 2 भी आ गया आपके पास, 1 भी आ गया। तो वंस वी कैलकुलेट दिस वैल्यूज़, तो अब आपके पास अगर हम यहाँ पे बात करें तो 32 प्लस 2 प्लस 1, सो इट्स मीन कितने हो गए आपके पास 35। 35 को आपने माइनस करना है 128 से। क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पे आपके साइन किया माइनस किए। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू क्या बचेगी, 5 में 3 एंड 7 में से 12 में से 3 इज 9। तो योर फाइनल आंसर इज -93। क्यों माइनस में आएगा, क्योंकि आपके पास जो सबसे बड़ी वैल्यू थी उसके साथ उसका जो ऑपरेटर लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, माइनस का मेंशन है। नेक्स्ट पार्ट जिसमें बच्चों ने अक्सर मिस्टेक करते हैं क्योंकि सवाल अगेन इनकम्प्लीट पढ़ा जाता है। द बाइनरी नंबर इज मेजर्ड एज अ बाइट बिकॉज इट हैज 8 बिट्स। स्टेट हाउ मेनी बाइट्स देयर आर इन अ कीबी बाइट, क्योंकि उसने आपको बोला भाई आपकी बिट्स कितनी होती है। बहुत सिंपल है, 2 की पावर 24 करने से अच्छा, क्योंकि हमें मालूम है, क्योंकि आ बाइट की बात कर रहा है, आ किलो बाइट की बात कर रहा है तो हमारे पास ठीक है। तो आपके पास एक 256 आपके सॉरी 2048 बाइट्स ऑलवेज इक्वल टू 1 कीबी बाइट, ठीक है। 1024, क्योंकि इसने कीबी बाइट की बात की, आई की बात की, तो इसका मतलब 2048। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आता है 2048। लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Data packets are transmitted across a network from one computer to another computer. Network is mean more than two computers, two or more than two computers are connected together in result to share the information. अब सवाल हमारे पास है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटा पैकेट। देखो जब भी इसने बात कर दी ना स्ट्रक्चर, डेटा पैकेट के 3 मेजर स्ट्रक्चर हैं। जैसे नंबर 1 पैकेट हेडर, सबसे पहला हमारे पास क्या आ गया, पैकेट हेडर। सेकंड हमारे पास आ गया पेलोड, और तीसरा हमारे पास आ जाता है ट्रेलर, ठीक है। ई वाला नॉट ओ वाला, ट्रेलर है ये टेल वाली जो साब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी बात आती है, आपको इसको 1 लाइन डिस्क्राइब करना होता है, क्योंकि 3 नंबर हैं और आपको लाइंस दी हुई है, इसका मतलब हर एक पॉइंट के लिए दो लाइनें आपको दी गई हैं, तो इसका मतलब आपको डिस्क्राइब भी करना है। तो बहुत शॉर्ट और मेजर एरिया आप यहाँ पर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई ये अपने पास कंटेन करता है सेंडर और रिसीवर की IP को, ठीक है, और पैकेट का सीक्वेंस आपके पास यहाँ पर होता है। तो कंटेन्स सेंडर रिसीवर IP
addresses and sequence number of पैकेट्स। ठीक है, क्योंकि जब डेटा ट्रांसमिट होता है वो स्मॉल पैकेट्स में होता है और उसको डिफाइन करने के लिए कोई चीज़ है तो पैकेट्स का रिकॉर्ड जो है वो पैकेट हेडर के पास होता है, ताकि जब वो रीअसेंबल हो तो उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन हो। पेलोड की जिम्मेदारी ये होती है टू स्टोर और टू हैंडल द एक्चुअल डेटा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं द एक्चुअल डेटा being sent। लास्ट पार्ट, क्योंकि आपके पास लास्ट पार्ट जो है वो एरर डिटेक्शन की बात कर रहा होता है, आपके पास बात करता है आइडेंटिफाई द मेथड टू रीच द डेटा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई कंटेन्स एरर चेकिंग मेथड्स एंड identification how packet reach। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी कि हमारे पास जब ये तीन चीज़ें आती हैं तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं उसको किस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। पार्ट बी, पैकेट स्विचिंग इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द डेटा पैकेट अक्रॉस द नेटवर्क। Identify the device that control which path is taken by the each data packet। देखो across network, which path taken, ये सारे के सारे काम जो होते हैं वो नेटवर्क पे एक ही डिवाइस करते हैं, इसको हम कहते हैं राउटर। अक्सर बच्चे यहाँ पर आके कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे राउटर लिखना है। उसने बोल दिया आपको कि भाई पैकेट स्विचिंग सबसे मेजर आपके पास है जो कि बिना राउटर के पॉसिबल नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर यहां पर आ गया राउटर। नेक्स्ट पार्ट, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द डेटा पैकेट अक्रॉस द नेटवर्क। एक्सप्लेन व्हाई द सीरियल डेटा ट्रांसमिशन इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द डेटा पैकेट। अब यहां पर आपने बहुत ज़्यादा फोकसली जवाब देना है, क्योंकि इसने आपको बोला एक्सप्लेन व्हाई। एक्सप्लेन वाई की जब बात किया गई, वाई सीरियल डेटा ट्रांसमिशन इज यूज्ड, कि आपने अब सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के उन एडवांटेजेस को बताना है जो कि बहुत ज़्यादा सूटेबल रहें आपके डेटा ट्रांसमिशन पे ओवर द और अक्रॉस द नेटवर्क। जैसे सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये रिलायबल। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो पॉइंट है वो इसकी रिलायबिलिटी है। किसके लिए? ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। रिलायबल long distance compared to parallel। ठीक है, सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, तीन पॉइंट हमारे पास हैं, तो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं भाई जो डेटा बिट्स आपकी हैं वो विदाउट स्क्वाड आती है, जो उनका ऑर्डर होता है वो बिल्कुल सीक्वेंस में, तो कि 1 by 1 चलती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई डेटा बिट्स अराइव इन ऑर्डर विदाउट स्क्वाड। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं, लोअर कोड इज रिक्वायर्ड बिकॉज अ सिंगल वायर कम्युनिकेशन, सिंगल चैनल आपके पास है। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि भाई आपके पास इट्स ओनली यूज द सिंगल चैनल। ठीक है, इट रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल चैनल और वायर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट,
स्टेट यानी कि मीन्स अगर हम नॉर्मल बात करें, कंप्यूटर यूजेस बोथ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड द सेकेंडरी स्टोरेज। अब सिस्टम क्या कर रहा है, बोथ साइडों को यूज कर रहा है। स्टेट द पर्पस ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज, बहुत आसान है बट देयर इज अ मेनी चांसेस के स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज टू स्टोर ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई आपने वहाँ पर्पस बताना सेकेंडरी स्टोरेज का। हार्ड ड्राइव इज अ सेकेंडरी स्टोरेज। भाई उसने आपसे ये नहीं पूछा, उसने पूछा पर्पस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, जो एक छोटा सा सवाल है बट बच्चों के पास से एट अ टाइम जवाब गलत होते हैं। तो यहाँ पे हमें पर्पस बताना है कि भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज। इट इज अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम एंड द डेटा। ठीक है, क्या आपके पास यहाँ पर आता है कि भाई आपका पर्पस क्या है सेकेंडरी स्टोरेज का, कि आपने डेटा परमानेंटली सेव करना है। ठीक है, इट्स ए नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, बहुत सिंपल, इट कैन स्टोर योर डेटा एंड व्हेन यू डू नॉट हैव अ पावर। ठीक है, तो हम यहाँ पे बेस्ट पार्ट लिख देते कि भाई इट इज अ नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज ऑफ प्रोग्राम्स ठीक है, आपके पास आते हैं, हम ये बोल सकते हैं डेटा स्टोर्स व्हेन पावर इज लॉस्ट। ठीक है, आपका डेटा को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, आपकी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहती हैं। पार्ट बी, वन टाइप ऑफ द सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑप्टिकल। सर्कल 3 एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज। बाय ऑप्टिकल स्टोरेज का मीन्स वो स्टोरेज जो लेज़र बीम को यूज़ करती है डेटा राइट एंड रीड करने के लिए। ठीक है, डेटा रीड एंड राइट के लिए जब हमारे पास इस्तेमाल हो रहा है तो हमारे पास क्या चीज़ें आ रही है कि हमारे पास मेन आपका ये इंपॉर्टेंट एरिया कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इन सब में से वो कौन सी स्टोरेज है जो लेज़र बीम यूज़ करती हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, रीड ओनली मेमोरी। उसकी बात ही क्योंकि रीड ओनली मेमोरी तो आपके पास आ गई रोम। ठीक है, रोम सेकेंडरी है हमारे पास, सेकेंडरी भी तो रोम के अंदर बहुत सारी चीज़ आती है। एसएसडी वो भी पॉसिबल नहीं है। कॉम्पैक्ट डिस्क, तो कॉम्पैक्ट डिस्क हमारे पास आ गया क्योंकि डिस्क है और ये आपका क्या इस्तेमाल करती है, लेज़र बीम इस्तेमाल कर रही है। डिस्क ड्राइव मैग्नेटिक है तो वो नहीं हो सकता। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी, दिस इज आवर सेकेंड वन। ब्लू रे डिस्क, दिस इज अ थर्ड वन, क्योंकि ब्लू रे भी क्या करता है, ब्लू लेजर बीम यूज़ करता है। यूएसबी ड्राइव इज़ अ यूनिवर्सल जो कि फ्लैश ड्राइव के साथ काम कर रही है। एसएसडी इज ऑल्सो नोन एज आर फ्लैश ड्राइव। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन व्हाई अ कंप्यूटर नीड्स रैम। आपके कंप्यूटर को क्यों ज़रूरत है, वाई एक्सप्लेन वाई अ कंप्यूटर नीड्स रैम। तो एक्सप्लेन की अगर हम बात करें तो हमारे पास रैम जो है वो डायरेक्टली एक्सेस बाय आपके सीपीयू है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स को चलाने में, प्रोग्राम्स को चलाने के इनिशियल पार्ट के अंदर ज़रूरत पड़ती है। ये आपको अलाउ करती है कि आप अपने कंप्यूटर को फास्ट यूज़ कर सकते हो डेटा रीड एंड राइट करने के लिए। इसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्मूथ हो जाती हैं। देयर आर 3 मार्क्स, तो इसका अंदर 3 पॉइंट हमें स्पेसिफिकली मेंशन करने। द फर्स्ट वी कैन राइट ओवर हियर, जो हमने बात की कि ये स्टोर करती है आपके पास, स्टोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्राम्स currently in use। पॉइंट नंबर 2 हम कह सकते हैं it directly accessed by the CPU। Third we can write
It allows faster read and write part for faster read, write speed. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आगे जो 3 मेजर पॉइंट हमारे पास है जो हमने यहाँ पर मेंशन करवा दिए। अब हमारे पास आता है डेटा कि कंप्यूटर प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस यूजिंग द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। ठीक है, ड्रॉ एंड annotate a diagram to show the process of the fetch stage of the FD cycle। पूरा साइकिल नहीं बनाना, आपने वो एरिया बना के दिखाना है इसको जब आपकी रैम से डेटा जो है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास जैसे डेटा आ रहा है, थोड़ा सा रफली में बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आपके पास ये रैम है, तो हम यहाँ पे इसको मेंशन कर देते हैं रैम। अब रैम से डेटा हमेशा क्या होता है, फेच होता है। हमारा फेच वाला पार्ट आ गया। अब फेच होके ये डेटा सबसे पहले कहाँ जाता है, अगर आपको फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल के साथ याद हो तो जब भी डेटा आता है तो उसके 2 हिस्से हमारे पास आते हैं। एक आता है एक MAR और दूसरा क्या आता है उसका MDR। तो सबसे पहले जब हमारे पास डेटा आएगा सबसे पहले जो डेटा हमारे पास आएगा वो आएगा MDR के पास। तो हम यहाँ पे बॉक्स बना के लिख देते हैं उसमें MDR जब डेटा फेच होके MDR के पास जाता है तो MDR डेटा किसके पास भेजता है, CIR के पास भेजता है। तो हमारे पास ये क्या है, ड्रॉ एंड नोट का मतलब ये होता है कि आप ड्रॉ भी करो, उसकी हर एक टास्क को एक्सप्लेन भी आपने करना होता है कि भाई आपका डेटा कब कहाँ से किस तरीके से मूव कर रहा है, तो वो भी आपने मेंशन करना है। PCR आपके पास जो CIR होता है वो CIR किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट का पार्ट होता है। जो CIR होता है वो कंट्रोल यूनिट के साथ मिलकर चलता है। CIR आपका किसके पास होता है, कंट्रोल यूनिट के पास, ताकि जब वो एग्जीक्यूट करे सारी चीज़ों को तो कंट्रोल यूनिट एज पर नीड सिग्नल्स को आगे ट्रांसमिट करे। तो कंट्रोल यूनिट के पास हमारे पास आ गया। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर MAR की बात आ रही है, PC की बात आ रही है, जो डेटा की बात आ रही है, तो हमारे पास यहाँ पर एक चीज़ और होती है जो इंक्रीमेंट होती है PC के बाद। जैसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, आपके पास PC के पास जाती है। प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट भी तो होता है ना, याद है, प्रोग्राम काउंटर आ गया। अब प्रोग्राम काउंटर से जो डेटा आपके पास आएगा वो आता है MAR, जिसका काम होता है एड्रेस को संभालना। MAR आ गया, MAR से डेटा कहाँ जाता है आपका, रैम के पास। ये पूरा का प्रोसेस आपके पास चला। ये सारा का जो साइकिल जो हमारे पास फेच डिकोड का था वो वहाँ मेंशन है। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट होता है तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि भाई PC सेंड्स मैसेज, ठीक है, किसके लिए, कि MAR देन इंक्रीमेंट्स हो जाता है। उसके बाद जब हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, CIR की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि भाई जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपकी है, जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शन आ रही है, इंस्ट्रक्शन सेंड टू CIR टू बी डिकोडेड। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि MR पे डेटा जा रहा है आपका, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द इंस्ट्रक्शन इज सेंड टू द MDR। ठीक है, वो किसके थ्रू होगा, द एड्रेस बस।
सॉरी डेटा बस, हमारे पास MDR है ना, ये डेटा बस के साथ जाएगी और यहाँ पर आपके पास है बाय द एड्रेस बस। तो इस सवाल के अंदर आपको इस तरीके से डायग्राम बनाकर उसको हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करना होता है, अनोट करना होता है, बताना होता है कि कौन सा स्टेप के ऊपर क्या काम चल रहा है। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। कंप्यूटर नीड्स फर्मवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट। वेरी गुड। स्टेट द पर्पस ऑफ फर्मवेयर। ठीक है, स्टेट द पर्पस ऑफ फर्मवेयर। अक्सर यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो सवाल के अंदर गड़बड़ करते हैं, जैसे कि भाई फर्मवेयर क्या है, इट इज़ अ बायोस। फाइन, फर्मवेयर की एग्जांपल बायोस है, बट पर्पस क्या होता है हमारे पास यहाँ पर? ठीक है, फर्मवेयर का पर्पस ये होता है कि ये प्रोवाइड करता है आपको जितना भी लो लेवल कंट्रोल ऑफ द डिवाइस है, ठीक है, जो स्पेसिफिक आपका हार्डवेयर है उसका जितना भी लो लेवल का कंट्रोल है, मीन्स उसमें डिवाइसेस कौन कौन सी लग सकती हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसके अंदर जो है वो कौन सा पार्ट किस कॉन्फ़िगरेशन का लगा हुआ है, किस स्पीड का लगा हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ लो लेवल कंट्रोल। तो वो सारे का सारे चीज़ें आपकी यहाँ पर कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि भाई प्रोवाइड्स लो लेवल कंट्रोल फॉर अ डिवाइस। स्पेसिफिक हार्डवेयर। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए, गिव वन एग्जांपल ऑफ फर्मवेयर। वेरी गुड इनफ। यहाँ पे आपका वो आंसर आएगा जो आप बोल रहे थे, बायोस, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बायोस आपके पास आ गया। अब इसने आपको यहाँ पे बोला गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने दो एग्जांपल देनी है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, टोटल 3 है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम एंड डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, अब अक्सर बच्चे इसमें तो ऊपर से फर्मवेयर लिख लेते हैं, बोलते हैं सर फर्मवेयर भी तो है। देखो उसने बहुत क्लियरली मेंशन किया, कंप्यूटर नीड्स फर्मवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट। उसका मतलब है फर्मवेयर के बारे में ऑलरेडी पूछ चुका है, तो अब आप वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपने उसको बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब सेकंड पे डिवाइस ड्राइवर लिख लो या यूटिलिटी लिख लो। या फिर आप यहाँ पे अगर आपको यूटिलिटी याद नहीं आया तो आप क्या याद सकते हो, डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। Data is encrypted to keep it safe during the transmission. Complete the paragraph about asymmetric encryption. Use the term from the list. Some of the term in the list will not be used. You should only use a term once. आपका एक वर्ड एक दफ़ा इस्तेमाल होगा, ठीक है, और लाजमी नहीं कि सारे के सारे यूज़ हो। आपने गेस करते हुए आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो है, क्या जुमला हो सकता है। डैश इज इनक्रिप्टेड इनटू डैश using a dash. The encrypted data is then transmitted from sender to receiver. The encrypted data is then decrypted using a dash. हमेशा इंक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो आपके पास यहाँ पर असिमेट्रिक हो सिमेट्रिक हो, वो प्लेन टेक्स्ट को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, जो एक पब्लिक की को यूज़ कर रहा होता है और उस की को यूज़ करते हुए जो है वो क्या करता है, उसको लॉक करता है, फिर एक प्राइवेट की से क्या कर सकता है, उसको अनलॉक कर देता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास पार्ट आता है डैश इज इनक्रिप्टेड। जब डैश की बात करें सबसे पहले बात आती है हमारी प्लेन टेक्स्ट, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट को आप इनक्रिप्ट करते हो और अगर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है तो आप डिक्रिप्ट करते हो उसको। तो प्लेन टेक्स्ट जो कि आपके पास ये रहा, इज इनक्रिप्टेड इनटू
अब इंक्रिप्टेड की बात अगर हम करें तो असेमेंटिक खुद एक नाम है, सर्टिफिकेट एक अलग चीज़ है। डिक्रिप्ट नहीं करना, इनक्रिप्ट ऑलरेडी इसने इस्तेमाल कर दिया, पैरेलल की बात नहीं कर रहा, प्लेन टेक्स्ट हमने यूज़ कर दिया है। प्राइवेट की ओपन करने के काम आती है, प्रोटेक्टेड मतलब सेम इंक्रिप्शन आ गया। पब्लिक की उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ होती है, सीरियल की यहाँ पे इस्तेमाल नहीं है। सेमेंट्रिक की ये बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है आपके पास बचा साइफर टेक्स्ट जो कि एक इंक्रिप्टेड का टाइप है। प्लेन टेक्स्ट इज इंक्रिप्टेड इनटू साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट यूजिंग, क्योंकि असेमेंटिक यूज करता है पब्लिक की, ये रही भाई, वो पब्लिक की को यूज करते हुए क्या करेगा, उसको लॉक कर देगा। द इंक्रिप्टेड डेटा इज देन ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। द इंक्रिप्टेड डेटा इज देन डिक्रिप्टेड यूजिंग अ डैश। भाई आपकी डिक्रिप्शन कब होती है, जब वो क्या करेगा, उसकी प्राइवेट की को यूज करेगा। हमने कहा भाई यहाँ पर आ गया आपका प्राइवेट की, करेक्ट। कि plain text is encrypted into a ciphertext using a public key. The encrypted data is then transmitted from the sender to the receiver. The encrypted data is then decrypted using a private key. हमने कोई वर्ड को बार बार भी यूज नहीं किया, एक वर्ड एक ही दफा यूज हुआ है, ठीक है, और हमारा कंप्लीट यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ गया। A farmer uses an automated robot to plant seed in the field. State what is mean by the robot being automated. कि भाई रोबोट ऑटोमेटेड कैसे हो सकता है? रोबोट सेंसर्स को यूज़ करता है, रोबोट अपनी प्री डिफाइंड वैल्यूज़ को अपनी रेंज वैल्यू के साथ यूज़ करते हुए काम करता है। बट यहाँ पर है स्टेट व्हाट इज मीन बाय द रोबोट बीइंग ऑटोमेटेड। तो यहाँ पर आपके पास क्या कि जो इसके फंक्शन है वो क्या है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको बनाया गया, उनको कॉन्फ़िगर किया गया है कि विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस आपने एक पर्टिकुलर काम बहुत अच्छे से करना है। वो किसी का वेट नहीं करेगा, कोई ब्रेक नहीं लेगा, कोई दूसरा काम नहीं करेगा, कोई दूसरा चीज़ नहीं करेगा, जो चीज़ उसको बनाया गया है इंडिपेंडेंटली वो उस काम को परफॉर्म करेगा। लाइक अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द रोबोट कैन फंक्शन independently and perform tasks without human control। ठीक है, ठीक है, पहला पार्ट हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम सेकंड की बात करते हैं। गिव 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट्स। बहुत सिंपल सी, बहुत इजी थी, आपके पास है सेंसर, उसके बाद आपके पास है मैकेनिकल स्ट्रक्चर, तीसरा प्रोग्रामेबल। सेंस सराउंडिंग डेटा, robot can move फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, या डिग्री ऑफ मूवमेंट भी कह सकते हैं इसको। टू चेक वैल्यूज, टू परफॉर्म टास्क, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट, the robot plants seeds and stop when it's reach a fence. It then turns and continue planting seeds. The bots the robots uses sensors and microprocessor to know when it's reach
reaches a fence. Explain how the robot uses the sensors and a microprocessor to know it has reached a fence. अगर सेंसर्स की बात करें तो जब भी डिस्टेंस की बात आती है तो वहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हमारे पास आता है. सेंसर्स कंटिन्यूसली सेंस द डेटा and then transmit the data to the microprocessor. Then microprocessor के पास डेटा एनालॉग से डिजिटल होके पहुँचता है या करवाएगा कि जब माइक्रोप्रोसेसर समझ में नहीं आएगा कि डेटा डिजिटल में नहीं है तो एडीसी की मदद से डेटा क्या हो जाएगा, माइक्रो उसमें डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा. देन माइक्रोप्रोसेसर कंपेयर द डेटा, ठीक है, टू अ स्टोर फेंस वैल्यू, कि जो भी उसकी फेंस वैल्यू या थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ठीक है, उसको चेक करेगा. इफ द वैल्यू मैचेस कि भाई फ्रेंच आप रीच कर रहे हो, द माइक्रो प्रोसेसर सेंड द सिग्नल्स टू अ एक्चुएटर टू स्टॉप एंड रन. या तो वो चलेगा या बंद होगा. ठीक है, 6 मार्क्स आपके पास है. तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आपके पास है. लाइक आपने सेंसर्स का बताना है, अल्ट्रा अल्ट्रासोनिक sensor is used to sense nearby data and transmit continuous data to the microprocessor. ADC converts analog data to digital data. Microprocessor compares the data to stored fence value. If the value मैचेस किससे मैच करेगी, फेंस रीच से. द माइक्रोप्रोसेसर sends a signal to the actuator to stop or change directions. ठीक है. So now moving to the next part. Give 2 advantage of the farmer using an automated robot to plant seeds. भाई 2 एडवांटेज आपको बताने हैं. वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं. जो मेजर आपके पास है, जो सबसे आसान है, कि जब भी आप ट्री प्लांट कर रहे हो तो उसमें आपका मटेरियल सेफ रहे, आपकी प्लांटिंग एक्यूरेट रहे ताकि प्लांट ग्रो करे, और रोबोट को जितना काम भी दे दो वो क्या नहीं कर सकता, वो उससे थकेगा नहीं, मतलब 24/7 वो काम कर सकता है. सो नंबर 1 हमारे पास आती है हाई एक्यूरेसी, हायर accuracy in planting. नंबर 2 कह सकते हैं कैन वर्क 24/7 विदाउट ब्रेक. ठीक है.
तो ये आपके पास आ गया कि भाई 24/7 हमारे पास ये काम कर सकता है, इसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा, एक्यूरेसी आ सकती है, हाई एफिशिएंसी आपकी मटेरियल यूज़ की आ सकती है, ठीक है। गिव टू डिसएडवांटेज ऑफ द फॉर्मर यूजिंग एन ऑटोमेटेड रोबोट टू प्लांट सीड। जहाँ आपके पास फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। सबसे बड़ा नुकसान आपका होता है पैसे का। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि भाई हाई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये सस्ता होता नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है रिस्क ऑफ जॉब, कि आपके जो मैनुअल लेबर्स हैं उन लेबर्स की जॉब मार्केट आपकी क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। सो हाई इन्वेस्टमेंट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ठीक है। पार्ट 2 के अंदर लिख सकते हैं रिस्क ऑफ जॉब लॉस फॉर ह्यूमन लेबर्स, ठीक है। कि इंसान के काम के जो लोग हैं, जो मशीन का काम, मशीन जिन कामों को कर रही है, वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जिसकी वजह से हमारे पास चीज़ें जाती जा रही हैं। नेक्स्ट पार्ट, द रोबोट इज एडॉप्टेड टू हैव मशीन लर्निंग कैपेबिलिटीज, एक्सप्लेन हाउ विल दिस इम्प्रूव द रोबोट। जब भी हम आपकी बात करते हैं मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग क्या करता है, आपके पास जो भी उसने टास्क परफॉर्म किया उसको वो याद रखेगा, ठीक है। इम्प्रूव करेगा वो मिस्टेक्स को जो उसने पहले नहीं करी हैं, वो एडॉप्ट करेगा आपकी उन कंडीशन को जिस कंडीशन के अंदर आपके सीट जो है वो कितने इन्वॉल्व रह सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं तो रोबोट विल बी मोर एफिशिएंट as it can remember where a fence is, ठीक है। और वी कैन से कि भाई रोबोट के पास हमारे पास है, ठीक है। एक पॉइंट तो हमारे पास ये कह सकते हैं, एक हम ये कह सकते हैं कि द रोबोट कैन एनालाइज पास्ट प्लांटिंग डेटा, ठीक है। और हम कह सकते हैं एक और पार्ट के अंदर कि भाई इम्प्रूविंग yield over a time because सॉइल कंडीशन, कि उसको सॉइल कंडीशन के बारे में पता है, ठीक है। 2 पॉइंट लिखने थे आपको पास। नेक्स्ट वन, a company owner has installed a new network, data is correct before it is transmitted across the network. The company owner is concerned the data might have errors after the transmission. Explain how the data might have errors after the transmission. यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि भाई आप ये बताओ कि एरर कैसे आ सकते हैं, हाउ एक्सप्लेन हाउ द डेटा माइट हैव एरर आफ्टर द ट्रांसमिशन। वो आफ्टर द ट्रांसमिशन कैसे आ सकते हैं। तो भाई आपका सबसे पहले हम बोलते हैं भाई डेटा कैन बी करप्टेड, डेटा कैन बी करप्टेड ड्यू टू, क्या आपके पास हो सकते हैं, नंबर 1 इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस,
ठीक है। नंबर 2 पावर सर्ज, नंबर 3 पैकेट लॉस over the network, number 4 हार्डवेयर फेलियर। ठीक है, 3 लिखना है, आप कोई भी लिख सकते हो। गॉट इट। नेक्स्ट पार्ट, द कंपनी ओनर डिसाइड टू इंट्रोड्यूस एन एरर डिटेक्शन सिस्टम टू चेक द डेटा फॉर एरर्स आफ्टर ट्रांसमिशन। The error detection system uses an odd parity check and a positive automatic repeat request query ARQ। देखो इसने यहाँ पे क्या बात की, ओड पेरिटी की बात की और इसने पॉजिटिव की बात की। इसने भाई नेगेटिव की तो बात ही नहीं कर रहा। इस सवाल में पहले आपने डिस्क्राइब हाउ द एरर डिटेक्शन में सिस्टम ऑपरेट टू चेक एरर्स। इसका मतलब है कि आपने ओड को भी एक्सप्लेन करना है और पॉजिटिव ARQ को भी एक्सप्लेन करना है। दोनों के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करने। ओड पैरिटी मीन्स बिफोर ट्रांसमिशन, के जो भी डेटा आपका है उसने सेट किया है पैरिटी चेक कि जितने भी नंबर ऑफ वंस हैं वो क्या होने चाहिए, वंस जो है वो ओड में होने चाहिए। तो एट द सेम टाइम रिसीवर भी क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या जो पैरिटी उसके पास आई है उसके नंबर ऑफ वंस भी इवन है तो एरर है, अगर ओड है तो इसका मतलब है वो क्या है, सक्सेसफुल है। ARQ क्या है, इफ एन एरर इज डिटेक्टेड द रिसीवर सेंड्स द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। क्योंकि हम यहाँ पे पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बोलेगा भाई सिंपली पॉजिटिव का मकसद है कि आपका डेटा क्या हो गया, सेंड हो गया, और एक्नॉलेजमेंट आपके पास जब आएगी जब आपका डेटा टाइम पर नहीं पहुँचा है या फिर आपका इसलिए आएगा कि डेटा आपका करप्ट हो गया। सो राइटिंग ओवर हियर ऑड पैरिटी चेक बिफोर transmission, the sender sets a parity। So the total numbers of ones एंड द बाइट पैरिटी, यानी बाइट ऑड होना चाहिए, जो भी उसकी बाइट है इज ऑड। सो देन द रिसीवर checks the parity if the numbers of one is an odd parity। There is no error, otherwise an error is detected। ठीक है, सेकेंड पार्ट हमारे पास आ गया ARQ। ठीक है, पॉजिटिव पैरिटी, सॉरी पॉजिटिव ARQ doesn't send acknowledgement। ठीक है,
it sent if an error detected, like timeout. टाइम आउट, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं द सेंडर देन automatically retransmits the packet if there is negative acknowledgement, ठीक है। ये हमारे पास तकरीबन 8 पॉइंट का था। हर किसी में देखो दो दो आपके पास, तीन तीन चार चार, जो तो इसकी मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन है वो आपने मेंशन करनी है कि बेस्ट वे के ऊपर आपका आंसर यहाँ पर दिखेगा। आफ्टर दैट पार्ट 2, गिव 2 अदर एरर चेकिंग मेथड्स दैट कुड बी यूज्ड। अदर 2 जो नॉर्मली आपके पास आते हैं, 2 अदर्स, बच्चे मिस्टेक करके से पैरिटी चेक ARQ मेंशन कर रहे हैं। भाई आपको उसने बोला है कि भाई अदर एरर डिटेक्शन मेथड्स, आपने सेम इस्तेमाल नहीं करने हैं। वो सेम इस्तेमाल करने का आपसे सवाल क्यों करेगा, कॉमन सेंस भी है। तो आप जब भी सवाल को अटेम्प्ट करो तो इस बात को मेक श्योर करो कि भाई आपने सवाल की चीज़ को रिपीट नहीं किया है। पैरिटी चेक और ARQ यूज हो गए तो आपके पास कौन से रह गए, चेकसम, इको चेक, ठीक है, चेकसम रह गया, और उसके बाद आपके पास इको चेक रह गया, चेक डिजिट आपके पास रह गया। तो इनमें से कोई भी, तीनों में से कोई 2 नाम आपने यहाँ पर मेंशन करने थे। ओके, फर्दर मोर टू द ऑलमोस्ट द लीस्ट लास्ट क्वेश्चंस, कि आपके पास यहाँ पर अब एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई आपके पास द कंपनी ओनर ऑल्सो इंस्टॉल्ड अ फायरवॉल टू हेल्प protect the network from the hackers and the malware. Explain how the firewall operates to help to protect the network. आपके पास बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन है करने को, आप जितनी चीज़ें चाहें इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। नेटवर्क क्या अप्रोच करेगा, किन किन चीज़ों को लेके चलेगा, कौन कौन से बात को लेके चलेगा, आप वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक को देखता है, जितने भी आपके सेट ऑफ क्राइटेरिया प्री डिफाइंड रूल्स हैं उनको चेक करते हुए लेके चलता है। ये ब्लॉक करता है आपकी उन सारी IPs को जो आपने अलाउ नहीं करी है। ये लॉक करता है आपके सारे के सारे डेटा को फॉर ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू। इट्स गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम साइबर अटैक्स, लाइक फायरवॉल्स के अंदर जो प्रोटेक्शन आपके पास है मालवेयर से, उन सबसे आपको ये बचाता है। सो द इजी वन, it monitors incoming and outgoing ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब जो भी डेटा कम्युनिकेशन हो रही है। इट मेक्स a log of all incoming and outgoing traffic for later system audit. Then we can say it set criteria to allow or not allow traffic.
it blocks traffic that does not meet set criteria and allow legitimate traffic. It examines traffics coming into the network. देखो फायरवॉल वाले सवाल के अंदर आपके जितने मैसेज जितने पॉइंट्स उसने किताब में दिए हुए ना फायरवॉल और प्रॉक्सी सर्वर के, आप मैक्सिमम सारे याद कर लो। 4 5 6 ये पूछता है, आप 2 3 याद करोगे और सवाल यहाँ पे लेंदी आ गया तो इट्स गोइंग टू बी गिव यू टफ टाइम इन द एग्जामिनेशन कि आप अपना पेपर पूरी तरीके से अटेम्प्ट कर सको। लास्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मालवेयर दैट द फायरवॉल कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम। अगेन 2 एग्जांपल ऑफ मालवेयर, उसने मालवेयर की एग्जांपल पूछी है। मालवेयर हमारे पास कितने टाइप्स के? 6 टाइप के हैं, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड रैंसमवेयर। इन 6 मालवेयर में से कोई भी 2 नाम आपने मेंशन करने। हमने क्या भाई, वायरस एंड वॉर्म, आप इनके रिप्लेसमेंट में रैंसमवेयर, एडवेयर या फिर स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते थे। You can also notice that we have started our class at around 5:40 and now we have 6:56. It's mean 1 hour 26 minutes, 1 hour 45 minutes का आपके पास टाइम होता है। मैंने टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए बार बार बताते हुए आपको जो है ये पूरा का पूरा टॉपिक बताया, तो हमारे पास हार्डली 1 घंटा कुछ मिनट्स लगे। तो यू हैव इनफ टाइम टू कंप्लीट योर पेपर, बट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। Got it?